नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा। प्यारे बच्चों, आज हम करने वाले हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की तरफ से दिए गए अभ्यास प्रश्न पत्र को करने के लिए जो एनुअल एग्जाम के लिए है। ये क्लास 8 के लिए है, हिंदी के सैम्पल पेपर। इसके आंसर को हम करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी विषय के आंसर को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों, इससे पहले हमने इसे केवल सैम्पल पेपर को पब्लिश किया था, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि इसके आंसर को लेकर आएंगे, तो चलिए इसके आंसर को करते हैं, ठीक है। ये एनुअल एग्जाम के लिए है सैम्पल पेपर आपके, चाहे मॉर्निंग शिफ्ट में हो या इवनिंग शिफ्ट में। इस सैम्पल पेपर को जरूर करके जाएं। बहुत सारे जो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, खंड अ से बहुविकल्पी है, ठीक है। प्रश्न फर्स्ट है कि निम्नलिखित गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा आपको, ठीक है। यानी कि पैराग्राफ को पढ़ना, इस पैराग्राफ से रिलेटेड आपको आंसर देना है, ठीक है। तो पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे। अचरज नहीं कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी, उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया है और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली है जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता के मामले में हमारे बहुत अनुकूल नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे हैं। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती है और उनका स्वाद गरम गरम होता रहता है। तो ये पैराग्राफ था, इस पैराग्राफ से रिलेटेड क्या आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि गद्यांश के अनुसार आधुनिकता का हमारे खान पान पर क्या प्रभाव हुआ है, ठीक है। तो आपको इसका आंसर आपको बताना है। तो पहले क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन घ हो जाएगा सही, यानी कि खास दुकानों के व्यंजन गली मोहल्ले की दुकानों पर ढूंढ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम चीज़ों का असली और अलग स्वाद क्यों नहीं ले पा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको है ऑप्शन ग सही है कि प्रीति भोजों और पार्टियों में ढेरों चीज़ें रख देने के कारण, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर दिया है कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ये जो काव्यांश है इसको आप पढ़ लीजिएगा, फिर इसके बाद हम इस क्वेश्चन के आंसर को करते हैं। क्योंकि देखिए सारे काव्यांश या गद्यांश को पढ़ेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। सीधे हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट यहाँ पर दिया है कि काव्यांश के अनुसार कठपुतली क्रोध में क्यों थी, ठीक है। तो आपको बताना है। तो पहले 2 का जो पहला क्वेश्चन है इसके आंसर क्या है आपका ख हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कठपुतली क्रोध में इसलिए थी क्योंकि धागों से संचालित होने के कारण, ठीक है। इसलिए ये धागों से संचालित होने के कारण ये क्रोध में थी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, एक बार थोड़ा सा इस क्वेश्चन को देख भी लेंगे, थोड़ा सा डाउट भी लग रहा है, ठीक है। वैसे इसमें जो सही होने की संभावना है आपके ख ये, ठीक है। चलिए आगे देखिए। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि हमें अपने मन के छंद हुए पंक्ति में कठपुतली अपने मन की कौन सी इच्छा पूरी करना चाहती है। तो सेकेंड का जो राइट आंसर ऑप्शन ग हो जाएगा, मन को स्पर्श करने की, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं कि निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है, ठीक है। तो पहला इसमें है कि निम्नलिखित में से व्यक्तिवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो व्यक्तिवाचक जो संख्या आप देखते हैं तो इनमें से जो हो जाएगा आपका कबीरदास, ऑप्शन बी यानी कि ख हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, इसको देखेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि भाववाचक संज्ञा पहचानिए। तो भाववाचक संज्ञा इसमें से क्या हो जाएगा,
मिठास हो जाएगा, यानी कि दूसरे का ग हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। ठीक है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, वाक्य में सर्वनाम की पहचान कीजिए। तो सर्वनाम जानते हैं जब संज्ञा की जगह पर यूज होता है, तो इसमें ऑप्शन ग सही हो जाएगा, कौन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि पुलकित पंख में विशेषण के भेद की पहचान आपको बताना है। तो इसमें जो है इसका जो है जाएगा ऑप्शन क सही हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखना है। तो ये आपका गद्यांश इतना बड़ा है, आप इसको पढ़ लेंगे, क्योंकि पढ़ेंगे तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। सीधे हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है कि गद्यांश के अनुसार दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है, इसका आशय है आपको बताना है। ठीक है, तो चौथे क्वेश्चन में पहला का आंसर क्या हो जाएगा, ग हो जाएगा कि कमियों को उजागर करना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहले क्वेश्चन का ग सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं कि गद्यांश के अनुसार लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जगती है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो चौथे का जो ख यहाँ पे देखेंगे क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर है कि गद्यांश के अनुसार लोकचित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना कैसे जगती है। तो सेकेंड क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, अच्छाई को उजागर करने से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 है। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। आज चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सभी सैम्पल पेपर को करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है, गद्यांश के अनुसार टिकट बाबू गाड़ी के डिब्बे में क्यों उपस्थित हुए होंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, लेखक को शेष राशि देने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर है, गद्यांश के अनुसार लेखक को आश्चर्य क्यों हुआ। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, ग, कि टिकट बाबू की ईमानदारी पर। ठीक है, क्वेश्चन 5 को देखते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर कि निम्नलिखित काव्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। ठीक है, ये आपके काव्यांश है, इसको आप पढ़ लेंगे। ठीक है, काव्यांश को पढ़ लेंगे। आगे देखते हैं क्वेश्चन को क्या कहा जा रहा है यहाँ पर बच्चों। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है कि काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण माँ से क्या प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है, काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण माँ से क्या पूछ रहे हैं। तो पहले का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख हो जाएगा, कि वो यही पूछ रहे हैं कि चोटी कब बड़ी होगी। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि काव्यांश के अनुसार बालक कृष्ण अपनी चोटी बढ़ाने के लिए क्या प्रयत्न करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ग, कि दूध का सेवन करते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेंगे, डाउट है बच्चों, लेकिन ऑप्शन ग ही सही होगा। ठीक है, कमेंट करके बताएंगे आप। थर्ड क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है कि बालक कृष्ण माँ से क्या न देने का उलाहना देते हैं। बालक कृष्ण माँ से क्या न देने का उलाहना देते हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन ग से हो जाएगा कि माखन रोटी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर क्या कहा जा रहा है कि इस पद के रचयिता कौन है। तो इस पद के रचयिता कौन है आपको बताना है। तो ऑप्शन ग सही हो जाएगा, सूरदास। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया कि बदलू की चिड़ किससे थी, क्वेश्चन मार्क, लाख की चूड़ियाँ, पाठ के आधार पर आप बताइए। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का राइट आंसर है आपके पहले का ऑप्शन ग। ठीक है, क्या है, कांच की चूड़ियों से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड है यहाँ पर कि बस की यात्रा पाठ में बस कैसी थी। बस की यात्रा पाठ में बस कैसी थी।
तो यह ऑप्शन जो घर से हो जाएगा वयोवृद्ध और दीनहीन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। प्यारे बच्चों, यहाँ पर देखेंगे क्या कहा जा रहा है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये सारे जो प्रश्न हैं इनके आपको आंसर देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि भगवान के डाकिए कविता के रचनाकार कौन है। तो भगवान के डाकिए कविता के जो रचनाकार हैं वो कौन है आपको बताना है। तो ये है रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन ख सही हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है यहाँ पर 7th के कि पक्षी और बादल किसके डाकिए हैं। तो ये किसके हैं आपको बताना है। तो ये भगवान के डाकिए हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब आपको ध्यान देना है कि सारे क्वेश्चन को आपको देख लेना है कि खंड ब यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न को अब हम करने वाले हैं। ये सारे क्वेश्चन को देख लीजिए, इसके बाद हम इसके आंसर को करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 8 को फिर हम करेंगे यहाँ पर, और फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर हम 9 को भी करेंगे बच्चों, और क्वेश्चन नंबर 10th को भी करेंगे, और क्वेश्चन नंबर 11 को करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 को भी करेंगे, और 13 को भी करेंगे जिसमें अनुच्छेद होगा। फिर क्वेश्चन नंबर 14 को भी करेंगे जो लेटर से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर से वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम ये क्वेश्चन नंबर 8 से शुरू कर दिए हैं। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को टाइप करने में बहुत समय लगा है, क्योंकि क्वेश्चन के आंसर ढूंढने में और इन सबको एक जगह लिखने में समय बहुत लगता है प्यारे बच्चों। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे पूरी ईमानदारी से। अगर आप चाहते हैं कि हमारी जो मेहनत लगी है इस मेहनत को सफल बना दिया जाए, तो वीडियो को बस लाइक कर देना है, और इसे अपने दोस्तों को स्कूल के ग्रुप में शेयर कर देना है। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर खंड ब में करते हैं। वर्णनात्मक के क्वेश्चन हमने अभी पढ़ा था। ठीक है, प्रश्न 8 है यहाँ पर कि निम्नलिखित व्याकरणिक प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया है कि सुख दुख में समास बताइए। तो सुख दुख में जो समास होता है बच्चों, ये द्वंद्व समास होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन आपका कहा कि आरामदेह शब्द में मूल शब्द आपको बताना है और प्रत्यय बताना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जो मूल शब्द होगा ये तो जो आपका मूल शब्द हो जाएगा ये आराम हो जाएगा, प्रत्यय आपका देह हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन है कि नादान शब्द की भाववाचक संज्ञा लिखिए। तो नादान शब्द की जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वह हो जाएगी नादानी। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है कि खट्टे आम ले आओ। वाक्य में विशेषण आपको छांटकर लिखना है। तो इसका विशेषण हो जाएगा खट्टे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बच्चों कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर काव्य पाठों के आधार पर लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया कि यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कवित्री द्वारा दिए गए कोई एक तर्क दीजिए। देखिए तर्क कोई भी होगा, कितने बहुत सारे तर्क होंगे, उनमें से कोई एक आपको तर्क देना है। यहाँ पर 2 तर्क दिया गया है, इन दोनों में से कोई एक लिख लेंगे आप। ठीक है, तो पहला लिखेंगे कि अभी चिड़िया अपनी चोंच में तिनका लिए घोंसला बनाने की तैयारी में है। दूसरा लिख लेंगे एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। तो इन दोनों में से कोई एक आपको करना है, इन दोनों में से कोई एक कर लेना बच्चों। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर दिया हुआ है कि कबीर ने तलवार और म्यान में से किसका मोल करने की बात कही है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि तलवार का मोल करने की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है कि बालक कृष्ण किस लोभ के कारण दूध पीने के लिए तैयार हुए। तो इसका आंसर है कि अपनी चोटी को बड़ा और मोटा बनाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन 4 है कि एक महादेश से दूसरे महादेश को कौन जाते हैं। भगवान के डाकिए पाठ के आधार पर आपको बताना है। तो इसका आंसर देखेंगे कि डाकिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 9 को भी कर लिया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर गद्य पाठों के आधार पर लिखिए। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि लाला झाऊलाल से उनकी पत्नी ने कितने रुपये मांगे थे। तो उनकी पत्नी ने 250 रुपये मांगे थे। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है कि बदलू किस चीज़ की चूड़ियाँ बनाता था। तो इसके आंसर है कि
बदलू लाख की चूड़ियाँ बनाता था। ठीक है, आगे देखिए। तीसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसके आंसर हो जाएंगे कि सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4 है किस सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है? तो उत्तर इसका हो जाएगा साइकिल की सवारी को विनम्र सवारी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। प्रश्न 11 निम्नलिखित गद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर लिखना है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन देंगे इनमें से 4 क्वेश्चन के आंसर देना है। तो 30 से 40 शब्दों में आंसर लिखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर लिखेंगे कि वस्तु विनिमय वह पद्धति है जिसमें एक वस्तु देकर दूसरी वस्तु ली जाती है। यानी कि उसमें पैसे का कोई रोल नहीं होता है, एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु लेते हैं। पुराने समय में वस्तु के लिए पैसे नहीं लिए जाते थे, बल्कि वस्तु के बदले वस्तु ली और दी जाती थी। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को कि साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आज़ादी का प्रतीक किस प्रकार बन गया? उत्तर देखेंगे साइकिल चलाना ग्रामीण महिलाओं के लिए आज़ादी का प्रतीक इसलिए बन गया क्योंकि यह उन्हें आत्मनिर्भरता, स्वतंत्रता और सशक्तिकरण का एहसास कराता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर आप देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 कि यहाँ पे लिख लेंगे लाला। ठीक है, लाला झाऊलाल को बेढंगा लोटा पसंद नहीं था, लेकिन वे अपनी पत्नी को कुछ नहीं बोले। वे चुपचाप क्यों रहे होंगे? अपना विचार लिखिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। उत्तर लाल झाऊलाल को बेढंगा लोटा बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी उन्होंने चुपचाप लोटा ले लिया क्योंकि वह अपनी पत्नी का अदब मानते थे। दूसरा, वे पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव से भी अवगत थे, जिसके सामने वे कमजोर पड़ जाते थे। उन्होंने सोचा कि अभी तो लोटे में पानी मिला है, यदि चूक कर दूं तो कहीं बाल्टी में भोजन न करना पड़े, अर्थात इससे भी बुरी स्थिति का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए, अगले क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कि धोखे मिलने के बाद भी लेखक निराश क्यों नहीं है? अपना विचार लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे उत्तर। उसका मानना है कि अगर वह इन धोखा को याद रखेगा तो उसके लिए किसी का भी विश्वास करना बेहद कष्टकारी होगा, और ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण उसकी सहायता की है। उसके निराशा मन को ढाढ़स दिया है और हिम्मत बढ़ाई है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है? प्रश्न 12 कि निम्नलिखित पद्य आधारित प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 से 40 शब्दों में आपको देना है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है, कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर लिखते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है। कथन का भाव यह है कि एक देश की धरती पक्षियों के माध्यम से अपनी सुगंध व प्यार में दूसरे देश को प्रेम, एकता, समानता, ये समानता कर लीजिएगा, समानता और सद्भावना का संदेश भेजती है। धरती अपनी भूमि में उगने वाले फूलों की सुगंध को हवा से, पानी को बादलों के रूप में भेजती है। हवा में उड़ते हुए पक्षियों के पंखों पर प्रेम, प्यार की सुगंध तैरकर दूसरे देश तक पहुंच जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 का, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है? वह तिनकों का क्या क्या करती होगी? यह सबसे कठिन समय नहीं,
पाठ के आधार पर लिखिए। चलिए इसका आंसर देखते हैं। चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय हो चुका है। उसके डूबने से पहले चिड़िया अपने लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपने लिए घोंसला तैयार कर उसमें अपने बच्चों के साथ चैन से रहेगी। उसका बनाया घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन थर्ड है यहाँ पर। मक्खन चुराते और खाते समय श्री कृष्ण थोड़ा सा मक्खन बिखरा क्यों देते हैं? चलिए क्वेश्चन के आंसर देखते हैं। श्री कृष्ण छोटे थे और उन्हें माखन ऊंचे टंगे छीकों से चुराने में दिक्कत होती थी, इसलिए माखन गिर जाता था। वे माखन चुराते समय आधा माखन खुद खाते हैं व आधा अपने सखाओं को खिलाते हैं, जिसके कारण माखन जगह जगह जमीन पर गिर जाता है। क्वेश्चन 4 यहाँ पर है कि कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए, घास का अर्थ है पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उसे घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी चाहे वह कितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए, यानी कि पैराग्राफ लिखिए। देखिए आपको करना क्या बच्चों कि यहाँ पर 3 दिया है, वायु प्रदूषण, दीपावली, मोबाइल का प्रयोग। इन तीनों में से किसी एक पर आपको क्या करना है, आपके एग्जाम में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम आपको तीनों के आंसर कराएंगे, आप तीनों में से किसी एक को कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पहले आप वायु प्रदूषण। ठीक है, आंसर देखते हैं कि वायु प्रदूषण आज की सबसे गंभीर पर्यावरणीय समस्याओं में से एक है। यह मुख्य रूप से वाहनों, कारखानों, पराली जलाने और रासायनिक पदार्थों के उपयोग से उत्पन्न होता है। वायु में हानिकारक गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड की अधिकता से पर्यावरण और स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है। वायु प्रदूषण से सांस की बीमारियां, दिल की समस्याएं और जलवायु परिवर्तन जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। इसे रोकने के लिए वाहनों का सीमित उपयोग, सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा, पौधारोपण और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। स्वच्छ वायु के बिना स्वस्थ जीवन संभव नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं, हम करते हैं दीपावली के बारे में। ठीक है, दीपावली हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है जिसे प्रकाश का पर्व कहा जाता है। यह भगवान राम के अयोध्या लौटने की खुशी में मनाया जाता है। इस दिन लोग अपने घरों को दीपों, मोमबत्तियों और रंगोली से सजाते हैं। माँ लक्ष्मी की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की जाती है। बच्चे पटाखे जलाकर खुशी मनाते हैं, लेकिन इससे प्रदूषण भी होता है। इसलिए अब अधिकतर लोग पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए ग्रीन दीपावली मनाने का प्रयास कर रहे हैं। दीपावली न केवल रोशनी और खुशियों का त्यौहार है, बल्कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी है। ठीक है, आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है यहाँ पर। मोबाइल का प्रभाव। मोबाइल फ़ोन आज के जीवन का अभिन्न हिस्सा बन गया है, लेकिन इसके सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव हैं। मोबाइल ने संचार, शिक्षा और मनोरंजन को आसान बनाया है। इसके माध्यम से दुनिया भर की जानकारी कुछ ही क्षणों में प्राप्त की जा सकती
है। हालांकि इसके अत्यधिक प्रयोग से स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जैसे आँखों की समस्याएं, मानसिक तनाव और नींद की कमी। बच्चों और युवाओं में मोबाइल की लत उनकी पढ़ाई और सामाजिक जीवन पर नकारात्मक प्रभाव डाल रही है। इसलिए मोबाइल का संतुलित उपयोग करना आवश्यक है ताकि इसके लाभ उठाए जा सकें और नुकसान से बचा जा सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 14 को करते हैं बच्चों। ठीक है, थोड़ा सा देखेंगे कि प्रश्न 14, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 80 से 100 शब्दों में पत्र लिखना है आपको। पहला बताना है इसमें कि अपने बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने के लिए 2 दिन के अवकाश हेतु विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र लिखना है आपको। ठीक है, तो ये प्रार्थना पत्र है, जैसे आप एप्लीकेशन लिखते हैं छुट्टी के लिए, आपको आता होगा आप लिख लेंगे, अगर नहीं आता है तो ये प्रोफार्मा दिया है, आप इसको भर लेंगे। पहले दिनांक जब आप लिखेंगे वो डेट लिखेंगे। सेवा में अगर आप मॉर्निंग शिफ्ट में हैं तो लिखेंगे महोदया, इवनिंग में है तो लिखेंगे महोदय, और अपने स्कूल का नाम यहाँ पर लिख लेंगे और जगह का नाम। ठीक है, फिर सब्जेक्ट में लिख लेंगे कि बड़े भाई के विवाह में सम्मिलित होने हेतु 2 दिन के लिए अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र। फिर यहाँ पर अगर आप इवनिंग में पढ़ते हैं तो महोदय लिखेंगे, मॉर्निंग में पढ़ती हैं तो महोदया लिखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर क्या करेंगे, एप्लीकेशन लिख लेंगे। सविनय निवेदन है कि मेरे बड़े भाई का विवाह, यहाँ पर डेट लिख लेंगे, जब कोई भी डेट को निर्धारित है। इस शुभ अवसर पर परिवार के साथ मेरी उपस्थिति अत्यंत आवश्यक है, अतः मैं आपसे विनम्र निवेदन करता या करती हूँ कि मुझे, डेट लिख लेंगे यहाँ पर कि कब से कब तक छुट्टी चाहिए, 2 दिन का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। आपकी कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूँगा या रहूँगी। अगर आप लड़के हैं तो लिख देंगे रहूँगा, लड़की हैं तो लिखेंगी रहूँगी। ठीक है, ये आप अपने अनुसार चेंज जरूर कर लेंगे। फिर इसके बाद लिखेंगे आप धन्यवाद सविनय, और ये अपना यहाँ पर नाम लिख लेंगे और यहाँ पर क्लास और रोल नंबर लिख लेंगे। ठीक है, चलिए, तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमने एप्लीकेशन को कर लिया। एप्लीकेशन देख लीजिए सही से। ठीक है, और उम्मीद करते हैं कि आपको एप्लीकेशन आता होगा। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए इसमें दूसरा पार्ट दिया था कि वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम आने पर आपके छोटे भाई को बधाई देते हुए पत्र लिखना था। ठीक है, तो लिख लेंगे आप यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रिय भाई सप्रेम नमस्कार। तो यहाँ पर लिखते जाएंगे कि आज सुबह जैसे ही मुझे यह समाचार मिला कि तुमने वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम स्थान प्राप्त किया है, मेरा हृदय खुशी से भर गया। यह सुनकर गर्व का अनुभव हुआ कि मेरी मेहनती और प्रतिभाशाली भाई ने विद्यालय का नाम रोशन किया है। तुम्हारी इस सफलता के पीछे तुम्हारी कड़ी मेहनत और निरंतर अभ्यास की भूमिका है। तुम्हारी मेहनत और लगन ने यह सिद्ध कर दिया है कि कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। तुम्हारी उपलब्धि ने न केवल मुझे बल्कि पूरे परिवार को गर्वित किया है। मैं आशा करता हूँ कि तुम आगे भी इसी तरह मेहनत करते रहोगे और जीवन में नई ऊंचाइयों को छूते रहोगे। मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ है। अपना ध्यान रखना और अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना। तुम्हारा भाई, यहाँ पर अपना नाम लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे तो यहाँ पर हमने क्या किया, तो यहाँ पर हमने क्या, इस सैम्पल पेपर के सारे जो क्वेश्चन के आंसर को हमने कंप्लीट कर लिया। देखिए यहाँ पर जितने भी दिया हुआ था सारे के सारे कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, अगर और हमारे टेलीग्राम ग्रुप बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा को भी ज्वाइन जरूर कर लेंगे PDF के लिए। ठीक है, और भी सभी सब्जेक्ट के सैम्पल पेपर के लिए भी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल बेस ऑफ एजुकेशन मंत्रा।